Good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Ajay. Good morning, Sana. Good morning, Divya. Good morning, Kamini. Good morning, Shivani. Good morning, Kashish. Good morning, Soumya. Good morning, Diksha. Good morning, Astha. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Madhu. Good morning, Sanjana. Good morning, Krishna. Good morning, Tanu. Good morning, Uttishna. उत्तिष्णा आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? आई थिंक 2-3 दिन से नहीं थे आप. गुड मॉर्निंग रितु. गुड मॉर्निंग शिवानी. बताओ उत्तिष्णा. शाम को नहीं आई थी. टेस्ट दिया था आपने? और कल टेस्ट किस किस ने नहीं दिया है? मेरे पास खाली 20 रिस्पॉन्सेज आए थे बस. है भाई, किसने नहीं दिया बताओ जरा. आस्था आपने नहीं दिया था? संजना आपने क्यों नहीं दिया? भाई लेट सबमिट करने की हैबिट को छोड़ो अभी से, ठीक है? वरना ये आपको प्रॉब्लम करेगा बाद में. भाई वहां पे अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा ना. तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए. अब इतना बड़ा टेस्ट तो होता नहीं है कि आप कर नहीं पाते हो. क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका आधे घंटे में सबमिट हो जाता है. और आपके लिए 1 घंटा भी कम पड़ रहा है. तो भाई आप कंपटीशन कैसे फाइट करोगे? आज से जो है किसी का भी टाइम के बाद नहीं होना चाहिए सबमिट. अनटिल एंड अनलेस कोई भी स्पेसिफिक रीजन है कि डेटा खत्म हो गया, हॉटस्पॉट बंद हो गया या ऐसा कुछ हो गया. अगर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है तो आपका टाइम से सबमिट हो जाना चाहिए. नेट खत्म हो गया था. भाई तो नेट थोड़ा ज्यादा सर डलवा लो. दीक्षा भाई ऐसा है देखो. कोई भी काम हो लेकिन टेस्ट जरूर दो आप, ठीक है? आपके जो भी काम वगैरह होते हैं उन्हें या तो आप पोस्टपोन कर लिया करो या प्रीपोन कर लिया करो. यानी कि काम को या तो पहले निपटा लो या फिर टेस्ट के बाद निपटाओ. बट टेस्ट को सीरियसली लो. ठीक है, टेस्ट को प्रायोरिटी दो. ऐसा मत करो कि सारे काम को प्रायोरिटी देके टेस्ट को छोड़ दिया. ठीक है. तो टेस्ट जो सर है आज बायो के टेस्ट होगा केमिस्ट्री का। आज मोस्ट प्रोबेबली शायद बायो का ही है, मतलब टेस्ट. और बाकी केमिस्ट्री का भी आप पढ़ के रखो. ठीक है. ओके सर। हम्म. आज शायद बायो का ही है लेकिन केमिस्ट्री पढ़ के रखो अपना. ठीक है. तो वो पहला ही चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं. और कल और परसों जो है क्लास नहीं रहेगी. ठीक है, बिकॉज परसों मेरा एग्जाम है तो परसों तो मैं वैसे ही नहीं ले पाऊंगा. और कल मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए. तो आज आपका टेस्ट होगा शाम को. कल भी आपका शाम को टेस्ट होगा. परसों संडे को कोई टेस्ट नहीं है और ना ही कोई क्लास है, और कल भी कोई क्लास नहीं है. ठीक है. और आज शाम वाली क्लास तो है ही केमिस्ट्री की जो है. और बाकी जब ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है इसका टेस्ट कल हो जाएगा. ठीक है, एक ही टेस्ट होगा इसका. और इसके बाद जो अभी हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं केमिस्ट्री के, ये तीनों आप एक एक करके रिवाइज करते रहो. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं बाकी 3 चैप्टर के टेस्ट एक एक करके लूंगा. ठीक है. तो आप जो है आगे के 3 चैप्टर रिवाइज करके रखो. कल क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है, तो 2 दिन का आपको पूरा पूरा टाइम मिल रहा है. तो कोई भी ये बहाना नहीं मारेगा कि मेरे को टाइम नहीं मिला. अगर आपका बैकलॉग है किसी का, तो जो मैं टेस्ट के लिए दे रहा हूं पहले आप उसका बैकलॉग कंप्लीट करो, बाद में बचा हुआ बैकलॉग कंप्लीट करना.
ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि केमिस्ट्री के बाकी 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि तीनों चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ लो, उसका बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अगर आपने नहीं करे। उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर पकड़ो जो आपका बैकलॉग में रहता है। ओके, तो कोशिश ये करना कि 2 दिन के अंदर तीनों चैप्टर निपटा लो, बिकॉज वन आफ्टर द अदर मैं एक एक करके टेस्ट लूंगा। मंडे को एक चैप्टर का होगा, मतलब मंडे को सेकंड चैप्टर का होगा, फिर ट्यूसडे को थर्ड चैप्टर का, और वेडनेसडे को फोर्थ चैप्टर का। तो एक दिन में एक ही टेस्ट होगा और पूरे चैप्टर का होगा, इसलिए मैं आपको 2 दिन पहले से दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो जीरोथ लॉ पढ़ा था, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि अगर हम कोई हीट में चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम के, तो वो हीट का चेंज उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, और कुछ ना कुछ सिस्टम पे, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम जो है वर्क डन कर देता है सराउंडिंग के ऊपर। तो इतनी चीज हमने देखी थी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है कि नाउ द सिस्टम में गो फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट इन अ नंबर ऑफ वेज। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल का मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें जो हैं ये आपकी चेंज हो रही हैं। तो पहले किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई इनिशियल कंडीशन होगी जहां पर हमने मान लो कि प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इस तरीके से कुछ भी ऐसे मान लिया। और फाइनल स्टेट का मतलब कि थोड़ी देर बाद टाइम जब चेंज हो जाता है, तो मे बी उसका प्रेशर कुछ चेंज हो गया हो, P2 हो गया हो, V2 हो गया हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर T2 हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गैस फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, तो यहाँ पर एक कंडीशन ली है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी गैस का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, उसके थोड़ी देर बाद हमने टाइम डेल्टा टी अगर सपोज बीत गया, तो उसके बाद गैस का जो प्रेशर है वो P2 बन गया, वॉल्यूम V2 बन गया। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यानी कि इसकी जो स्टेट हमने चेंज करनी है किस किस तरीके से चेंज की जा सकती है। तो पहला इसमें है कि वी कैन फर्स्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है। अगर मान लो हम गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 कर देते हैं, कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने क्या करा, V1 से V2 हमने जो है वॉल्यूम पहुंचा दिया गैस का, और उसके बाद हमने उसका प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है। तो दैट इज वी कैन फर्स्ट गो टू द स्टेट P1 V2 एंड देन चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम P1 टू P2। तो यानी कि पहले हमारे पास जो, मतलब इसको आप ऐसे समझ लो कि ये कोई एक कंटेनर है। ठीक है। और इसमें मान लो मैं क्या लगा देता हूँ, एक पिस्टन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये लगा दी मैंने पिस्टन, और इसके अंदर जो है मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, यहाँ पर कुछ गैस भर दी। ठीक है। और इसके बाद एक सेकेंड रुको, बंद हो गया। ठीक है। तो अब विजिबल है स्क्रीन सभी को? यस यस सर। सर। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, या मतलब एक वो ले लिया सिलेंडर, और इसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगा दी, और इसमें मैंने क्या फिल कर दी, मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिए। ठीक है। तो मैंने इसमें जो है गैस डाल दी, और उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दूसरी पिस्टन ले लूंगा। ठीक है। तो मैंने एक दूसरी पिस्टन यहाँ पर ले ली, और यहाँ पर अब हमने करा क्या कि इनिशियली जब ये गैस आपने ली थी, तो इस गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो P1 और V1 था। उसके बाद आप कर क्या रहे हो, इस गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। तो आपने मान लो अब वॉल्यूम जो है आपने इतना कर दिया। ठीक है। आपने वॉल्यूम जो है आपने इतना कर दिया, और ये जो आपकी गैस यहाँ पर थी, ये गैस आपकी अब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वॉल्यूम मान लो आपने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, वो मैटर नहीं करता, आपने वॉल्यूम चेंज करा और प्रेशर कांस्टेंट रखा है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन हो गई वो आपकी P1, V2 हो गई, क्योंकि प्रेशर तो P1 ही रहेगा, कांस्टेंट है प्रेशर, और वॉल्यूम जो हमने V1 से V2 कर दिया। अब प्रेशर कांस्टेंट रख के आप वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते हो, इसको भी ध्यान रखो, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक चीज ये पता है
कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला है कि भाई प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम जो है वो आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर आप ये चीज कर कैसे सकते हो, आप ये चीज टेम्परेचर को इन्वॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर सपोज प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना, ठीक है, तो अगर आपने मान लो वॉल्यूम को बढ़ाया, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन मैं क्या करूं कि कंटेनर में जो गैस है उसको थोड़ा थोड़ा सा हीट करते रहूं, उसकी थोड़ी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ाते रहूं, तो उसका प्रेशर वही वाला मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज करके। और उसी तरीके से मान लो मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, घटा दिया। वॉल्यूम अगर मैंने यहाँ पर डिक्रीज करा ठीक है, मान लो अगर मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज करा, वॉल्यूम को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा गैस का। लेकिन हमें क्या रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर जो होगा बीकर का जिसमें मैंने गैस डाला है उसको मैं कम करता रहूंगा। तो टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो आपको पता है टेम्परेचर कम करने से होता क्या है, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से हम लाइक एक भी चीज को अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो बाकी दो चीजों में हम अगर चेंजेस लेके आ रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है P1 V1 था हमारे पास, फिर उसको हम P1 V2 पे ले गए। तो वी कैन फर्स्ट गो टू द स्टेट P1 V2 एंड देन चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम P1 टू P2। अब हमने क्या करा, हम पहले हमारे पास जो कंडीशन है गैस की वो P1 V1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसके बाद हमें लेकर कहाँ जाना है, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 पे लेके जाना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ढूंढा और इन्होंने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो इन्होंने प्रेशर P1 ही रहने दिया और वॉल्यूम V1 जो था उसको V2 कर दिया। अब उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या करा, प्रेशर भी आपका चेंज कर दिया और प्रेशर अब फाइनली P1 से P2 ले गए, अब वॉल्यूम सेम रहा। अब इन्होंने दूसरे केस में क्या करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस कंडीशन को लिख भी देता हूं। पहले हमारे पास P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर कांस्टेंट अगर कर दिया तो P1 प्रेशर रहा, वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया, V2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम को कांस्टेंट करा तो प्रेशर यहाँ पर चेंज हो गया P1 से P2, और वॉल्यूम V2 था तो V2 ही रहा। तो अब आप देख सकते हो हम जो है P1 V1 से P2 V2 इस तरीके से पहुंच गए, मतलब हम स्टेप में पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद है अल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एंड देन कीप द प्रेशर कांस्टेंट। अब इन्होंने बोला है कि इसका दूसरा तरीका एक और भी है। मान लो अगर आप सेम चीज यही वाली करना चाहते हो तो पहले आप क्या करो, पहले आप प्रेशर को मतलब पहले आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। जैसे P1 V1 हमारे पास कंडीशन थी, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे इस केस में आपने देखा अभी ये प्रेशर को कांस्टेंट करा था, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर देता हूं तो P1 से प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम मेरा V1 ही रहेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने क्या करा, वहां पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दे तो प्रेशर P2 ही रहेगा और वॉल्यूम जो V1 था ये चेंज हो जाएगा और ये V1 से V2 हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे P1 V1 से हम P2 V2 तक पहुंच गए। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको करने का। तो लाइक मल्टीपल वेज हो सकते हैं सिस्टम की स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करने का, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एंड देन कीप द प्रेशर कांस्टेंट। सिंस u इज अ स्टेट वेरिएबल, तो u क्या था, इंटरनल एनर्जी था, ये आपका स्टेट वेरिएबल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा u डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पार्ट टेकन बाय द गैस टू गो फ्रॉम वन टू द अदर। मान लो यहां पर अगर सपोज इसकी जो, अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो थी वो U1 थी और फाइनल जो कंडीशन आई मान लो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी U2 हो गई, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो दूसरा वाला हमने प्रोसेस किया है जिसमें पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर दूसरी बार में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पर भी अगर U1 थी तो यहाँ पर लास्ट में U2 हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि पहले हमने प्रेशर कांस्टेंट किया या पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया या बाद में हमने प्रेशर कांस्टेंट किया या बाद में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो कंडीशन आपकी इनिशियल है और जो कंडीशन आपकी फाइनल है
उसी तरीके से इस वाले में जो इनिशियल है और इस वाले में जो फाइनल है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि P1 V1 वाली कंडीशन पे U1 इंटरनल एनर्जी होती है और P2 V2 वाली पे U2 इंटरनल एनर्जी होती है, तो उसके बाद हम बीच में कितने भी ढेर सारे प्रोसेस करते रहे, कैसे भी उसको करें, और फाइनली लेकिन हम वही वाली स्टेट पर अगर पहुंच जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी हमको वही मिलेगी। कहने का मतलब ये है, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया, पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन ओनली on the initial and the final states and not on the part taken by the gas to go from one to the another. However, delta Q and delta W will in general depend on the part taken to go from initial to final state. लेकिन आपको चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा Q है यानी कि चेंज इन हीट एंड डेल्टा W यानी कि चेंज इन वर्क डन, ये आपका डिपेंड करेगा पाथ पर। ठीक है, path taken to go from the initial to the final state, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो from the first law of thermodynamics it is clear that a combination डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज हाउएवर पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपने ये देखा जो डेल्टा क्यू मतलब जो ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और यहां से आप निकाल क्या सकते हो, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये निकाल सकते हो। ठीक है, आपने क्या करा, ये था डेल्टा डब्ल्यू, ये है, तो आपने क्या करा, इस डेल्टा डब्ल्यू को इधर की तरफ लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो गया। तो अब आपको जब ये मिला ना डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा। पाथ इंडिपेंडेंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो हमें रिजल्ट दे रहा है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज दे रहा है, और हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, बाकी जो बीच बीच में पाथ आता है उसके इंडिपेंडेंट होती है। और डेल्टा Q माइनस डेल्टा W का जो हमारे पास रिजल्ट है वो डेल्टा U के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डेल्टा Q और डेल्टा डब्ल्यू इंडिविजुअली अगर हम ये लेते हैं तो ये दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका क्या ले लेते हैं, इसका डिफरेंस अगर ले लेते हैं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये जो हमें क्वांटिटी मिलती है हमें क्या मिलती है, डेल्टा यू मिलती है, जो कि क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। तो this shows that if a system is taken through a process in which delta U is equal to 0, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है आइसो अगर कहीं पर भी आए तो इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, और थर्मल का मतलब यहां पर क्या हुआ, रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है एट सेम टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप बोल सकते हो। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, गैस का बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए क्या किया है, गैस को एक्सपैंड किया है। अब खुद ही आप सोच सकते हो कि गैस का अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये कोई गैस है कंटेनर में, यहाँ पर मैंने फ्रीली पिस्टन लगा दी, फ्रीली मूवेबल, तो अगर गैस का प्रेशर मतलब क्या होगा, गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, गैस का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दिया, अब मान लो मैंने इसका वॉल्यूम जो है इस तरीके से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को चले गए, तो वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि ये कौन सी कंडीशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आपको पहले तो ये सोचना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम लेफ्ट साइड में आपका कम है, ये V1 है और यहाँ पर ये V2 वॉल्यूम है, तो V1 आपका जो है लेस देन V2 है। ठीक है, आप क्या करोगे, वॉल्यूम को अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से यहाँ पर होगा क्या कि प्रेशर डिक्रीज होगा। अब प्रेशर अगर डिक्रीज होगा इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा और आपको करना क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपको रखना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें हीट सप्लाई करोगे। हीट सप्लाई जब आप करोगे तो तभी आप इसका जो टेम्परेचर है वो आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल अगर कहीं पर भी कंडीशन होती है तो पहले आपको ये देखना होता है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो बाहर से हम हीट सप्लाई करके उसको मेंटेन कर देते हैं, और अगर कहीं प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है तो हम उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन जो मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम ये जो कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम का यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है 0 हो गया, जैसे ये कहां पर हो सकता है, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हो सकता है।
क्योंकि अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि हीट में कोई चेंज नहीं आया, और हीट में अगर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो है आपका डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है आपने जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सप्लाई करी वो पूरा का पूरा आपका वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज नीचे लिखी है कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड अप एंटायरली बाय द सिस्टम इन डूइंग वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि जितनी आपने हीट सप्लाई करी किसी सिस्टम को, वो सारी की सारी सिस्टम के द्वारा यूज हो गई एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे next है, if the system is a gas in a cylinder with a movable piston, the gas in moving the piston does work। ठीक है, तो अगर हम कोई सिस्टम लेते हैं एंड उसके अंदर गैस प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, और उसमें क्या लगा है, मूवेबल पिस्टन। मूवेबल मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगी, और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगी। ठीक है, तो द गैस इन मूविंग द पिस्टन डज वर्क। तो गैस यहाँ पर क्या कर रही है, जो ये पिस्टन मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे, बेसिकली कर क्या रहा है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और फोर्स कौन लगा रहा है, गैस लगा रही है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, तो सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया, हमें एक चीज और ये भी पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, फोर्स का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, या प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। उसी तरीके से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, एंड एरिया टाइम डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। और अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दे किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ये वही बात है कि आप क्या कर रहे हो, एरिया इंटू लेंथ कर रहे हो। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया या बेस एरिया है, उसको अगर आप उसकी हाइट या लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आपने एरिया को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर पी इज, तो यहाँ पर देखो इन्होंने वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकाला, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होती है। और ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रहने दिया। तो उसके बाद यहाँ पर प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, प्रेशर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि चेंज इन वर्क डन निकाल रहे हैं, तो पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इंटू चेंज इन जितना वॉल्यूम आपका आया है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर और लिखी है कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर पी। तो यहाँ पर जो आपको प्रेशर दिख रहा है, ये जो पी प्रेशर दिख रहा है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। यानी कि अगर कोई वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और उसमें सिर्फ चेंज किस में आता है, वॉल्यूम में आता है, तो उस केस में अगर आप सिस्टम का वर्क डन निकालना चाहते हो तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है, और डेल्टा वी क्या हो गया, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गया। उसके बाद हमें ये पता है कि दस फॉर दिस केस इक्वेशन 11.1, ठीक है, ये तो ऊपर वाली इक्वेशन है। उसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन भी पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो उसमें इन्होंने क्या करा, डेल्टा डब्ल्यू की जगह इन्होंने पी इंटू डेल्टा वी रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको चेंज कर दिया। तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 11.3, कंसीडर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन वी गो फ्रॉम इट्स लिक्विड टू वेपर फेज। द मेजर्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम। ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, डेल्टा क्यू आपका इतना होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब in liquid phase and 1671 सेंटीमीटर क्यूब in vapor phase। Therefore, तो देखो यहाँ पर इन्होंने ना एक कंडीशन आपको बताई है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि आपने क्या करा, आपने 1 ग्राम वाटर ले लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर का आपने सैंपल लिया, और उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है, कब हो रही है, जब हम उसके लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर फेज में मतलब पानी आपका लिक्विड फॉर्म में, अगर आप उसको वेपर या स्टीम में चेंज कर रहे हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी, उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो जो हीट एनर्जी आप दोगे वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। क्योंकि आपको पता है जब वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है और जब गैस स्टेट में होता है, तो गैस स्टेट में उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है,
ये जो आपके वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिस वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि वाटर जो है आप 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर ले रहे हो और उसको स्टीम में चेंज कर रहे हो पूरा का पूरा 1 ग्राम, तो आपकी जो एनर्जी इस्तेमाल होने वाली है वो 2256 जूल होगी 1 ग्राम के लिए। जूल पर ग्राम इसमें यूनिट लिखी है, ठीक है। तो लेटेंट हीट आपकी इतनी हो गई और डेल्टा क्यू का मतलब इतना हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया और उसके बाद हम उसको पूरा का पूरा 1 ग्राम पानी को स्टीम में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2256 जूल की एनर्जी लगेगी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी ये वाली हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 1 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, लिक्विड फेज में। और वेपर फेज में जो होता है वो आपका 1671 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा वी की जो वैल्यू है, जो चेंज इन वॉल्यूम आपका हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेपर फेज माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, इस तरीके से हो जाएगा। तो वही इन्होंने यहाँ पर किया है। आप ये देख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू की इन्होंने वैल्यू निकाली है जो कि P इंटू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी क्या हो गया, ये वॉल्यूम इन गैस स्टेट माइनस वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला लगाया। उसके बाद P जो प्रेशर है, प्रेशर हमने कौन सा लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, तो ये लिखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, इतना ले लिया। और यहाँ पर ये जो वैल्यू थी आपकी डेल्टा वी की वैल्यू आपकी इतनी हो गई, ठीक है। वैसे तो शायद इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि 1671 में से आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब माइनस भी करना था। तो 1671 में से आपने 1 मतलब 1 माइनस करा तो 1670 हो जाएगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्यों लिया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आपको इतनी मिल जाएगी, 169.2 जूल इतनी मिल गई। यानी कि वर्क डन जो हुआ है सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर वो आपका कितना हुआ है, 169.2 जूल हुआ है। अब अगर आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हो, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है डेल्टा क्यू जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और यहां से डेल्टा यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो वही इन्होंने करा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू ये आपका हो गया डेल्टा क्यू, यानी कि हीट जो है 2256 जूल हमारी लग रही है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम पानी को। और उसी तरीके से यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जो है ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो वी सी दैट मोस्ट ऑफ द हीट गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर इन ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप देख सकते हो जो हमने हीट सप्लाई करी थी, टोटल हीट हमने कितनी सप्लाई करी, 2256 करी, और वर्क डन कितना हुआ, 169 हुआ, 169.2 सिर्फ इतना सा हुआ। और उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी मिल गई वो हमें कितनी मिल गई, 2086.8 जूल मिल गई। तो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर हीट जो प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, जब आपका वाटर जो है लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो उसकी हीट एनर्जी है वो आपकी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए यूज हो जा रही है, क्योंकि वर्क डन तो आपका बस इतना सा क्वांटिटी हुआ है और टोटल हीट आपने इतनी सप्लाई करी थी, और बची हुई जो थी ये आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए इस्तेमाल हो गई। तो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पर कोई भी सिस्टम में हीट एनर्जी दे रहे हो, जैसे वाटर में यहाँ पर दे रहे हो, तो जब आप उसको लिक्विड से कहाँ ले जा रहे हो, वेपर फेज में लेके जा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी और वर्क डन जो है वो काफी कम होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। तो ये आ गया सभी को समझ, यस सर। यस सर। यस ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये तो देखो आपने पढ़ी रखा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लो कि सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू सप्लाई टू अ सिस्टम चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। अगर कोई सिस्टम का टेम्परेचर T था और उसको हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर गैस है इस कंटेनर में, इसका टेम्परेचर T था, आपने इसमें डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करी, और उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर जो गैस थी उसका टेम्परेचर जो है T प्लस डेल्टा T हो गया, यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज आया वो डेल्टा T के बराबर आया। तो वी डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा T।
तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो सिस्टम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, इसका मतलब होता है आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट डेल्टा क्यू एंड देयरफॉर हीट कैपेसिटी एस टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये जो एस होता है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द मास ऑफ द सब्सटेंस होता है। ठीक है, further it could also depend on the temperature, that is different amount of heat may be needed for a unit rise in temperature at different temperature। तो दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, मान लो अगर हम लकड़ी ले रहे हैं और उसी तरीके से हम पानी ले रहे हैं, तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमको दोनों का बढ़ाना है तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जो भी करना है, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर इस्तेमाल होगी। टू डिफाइन ए कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस and independent of its amount, we divide S by the mass of the substance m in kg। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आपका मास पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे मास से डिवाइड कर देते हैं। मास से डिवाइड कर देते तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर भाई किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है और आप उसको क्या कर दो, उसमें से वो डिवाइड कर दो या उसको डिवाइड करके उसको उस चीज से मुक्त कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसका इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो मास से अगर हम इसको ये डिवाइड करते हैं, एस बाई एम करा तो हमें स्मॉल एस मिल जाता है, और इस स्मॉल एस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है वो आपका हीट कैपेसिटी है, और ये जो है मतलब जब आप उसको हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाता है। तो कैपिटल एस बाई एम जो है वो आपका स्मॉल एस बन जाता है, और ये हो जाता है 1 बाई एम इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल एस का मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलो मास ले रहे हो किसी भी सब्सटेंस का और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एस कहते हैं। ठीक है, और हीट कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब कोई भी मास आपको दिया है तो उसमें जितनी आप हीट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसमें टेम्परेचर चेंज कितना आएगा। और उसके बाद है, तो एस क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट है वो है आपकी जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये यूनिट वगैरह का चार्ट जरूर बना लेना कि किसकी यूनिट क्या होती है, ताकि बाद में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। बाकी फॉर्मूला याद रहेगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही अच्छे से याद कर लो तो यूनिट तो अपने आप बना लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो ये भी हमने देख रखा है। ठीक है, जो मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो भी हमने देखा है कि अगर हम यहाँ पर मास नहीं लेते, मास की जगह नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, यानी कि एस बाई म्यू कर देते हैं, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, तो 1 बाई म्यू और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपका सी बन जाता है। और सी को हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो C is known as molar specific heat capacity of the substance, like S, C is independent of the amount of substance। तो C भी जो है वो आपका independent of amount of substance है, क्योंकि हमने number of mole से पहले डिवाइड कर दिया। तो C depends on the nature of the substance। तो C भी जो है वो आपका जो सब्सटेंस का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंड द कंडीशंस अंडर विच हीट इज सप्लाइड। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि कंडीशन वो जिस पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहे हो, या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो, उस पे भी डिपेंड करेगा। द यूनिट ऑफ सी इज जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, as we shall see later in connection with specific heat capacity of gases, additional conditions may be needed to define C or S। The idea in defining C is that simple predictions can be made in regard to molar specific heat capacities। ठीक है, तो टेबल 11.1 लिस्ट मेजर्स स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये टेबल दी है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है we will see in chapter 12 that predictions of specific heat of gases generally agree with experiment। We can use the same law of equipartition of energy that we use there to predict molar specific heat capacity of solid। ठीक है, ये chapter 12 में पढ़ेंगे। और कंसीडर अ सॉलिड ऑफ n एटम्स ईच वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि कोई आपने एक सॉलिड सब्सटेंस लिया जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स है और वो अपनी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी ऑफ दिस।
तो ऑसिलेटर की एनर्जी का ये फॉर्मूला है बेसिकली केबी इंटू टी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 3 डायमेंशन द एवरेज एनर्जी इज 3 इंटू केबी इंटू टी। फॉर अ मोल ऑफ सॉलिड द टोटल एनर्जी इज यू इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो 3 टाइम्स इंटू के इंटू बी, केबी इंटू टी इंटू एन हो जाएगा। एन क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जो कि आपका 3 RT के बराबर आ जाता है। तो ये सारी नेक्स्ट चैप्टर की बातें इन्होंने जबरदस्ती इसको हम पर डाल दिया है। और उसके बाद जो है नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, तो इसे अभी छोड़ ही दो, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ लेंगे तभी इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो है आपका सीपीसीवी ये पढ़ना है हमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। और ये वाला जो रिलेशन होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये वाला रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हमने अभी पढ़नी है। ठीक है, तो चलो अभी ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद 8:30 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।